ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है सामाजिक समरसता का प्रतीक श्री राम मंदिर अयोध्या। इस विषय पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय से विशेष भेंटवार्ता। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अयोध्या में साकार हो रहे भव्य दिव्य श्री राम मंदिर में अपने आराध्य को देखने के लिए पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व भर के राम भक्त व्यग्र हैं। यह सब हो रहा है सजग समर्पित व्यक्तित्व विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी के संयोजन और मार्गदर्शन में। सबसे पहले तो राय साहब आपको बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। आप राम मंदिर आंदोलन को बचाए रखकर उसे आगे बढ़ाने के साथ साथ न्यायालयों में भी रामलला की पैरवी के मुख्य शिल्पी रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन और उसकी परिणति के निहितार्थों पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मैं अपने में आत्मसंतुष्ट अनुभव कर रहा हूँ। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी, कुछ और कहना चाहेंगे? संतुष्टि बस, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, शांत हूँ। जी जी, सनातन परंपरा में श्री राम समरसता और सामूहिकता के आदर्श के तौर पर देखे जाते हैं। अयोध्या के मंदिर में विशेष रूप से इसकी वास्तु शैली में इन बिंदुओं को कैसे समाहित किया गया है, ये जानना चाहूंगी। बहुत आकर्षक लगता है, जो भी मॉडल देखती हूँ, जो भी चित्र अभी तक देखे हैं, तो कुछ जानना चाहूंगी इसके बारे में। मैं सामूहिकता पर आता हूँ। राम सबके जी, और सबके हृदयों में राम का निवास। जी, अयोध्या में ग्रेनाइट की जरूरत थी, तेलंगाना और कर्नाटक से आया। स्टोन ब्लास्ट गिट्टी की आवश्यकता थी, मध्य प्रदेश के छतरपुर से आया। जी, थर्मल पावर स्टेशन की राख चाहिए थी, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली ऊंचाहार से आया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कंक्रीट का, जी, उसमें लोहा आया तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और भिलाई प्लांट से आया। छत्तीसगढ़ मार्बल चाहिए था तो राजस्थान के मकराना का मार्बल आया। जी, सैंडस्टोन राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील का एक बंसी पहाड़पुर गांव, उसकी पहाड़ियों से आया। जी, दरवाजे लकड़ी के बनने थे, वल्लार शाह महाराष्ट्र से आया। जी, नक्काशी करने वाले कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के हैं। पत्थरों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, वो कारीगर उड़ीसा के हैं। जी, अन्य जो नक्काशी हुई है वो कारीगर सब राजस्थान के सिरोही जिले के हैं, डूंगरपुर के हैं। इसका भूकंप अध्ययन किया है वो रुड़की के उन प्रोफेसर ने किया है जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मैं ऐसा ही कह सकता हूँ, संपूर्ण भारत की शक्ति इस मंदिर के निर्माण में लगी है और वो सब अंदर से आनंदित है। जी, मजदूरों से पूछा गया तुम्हारे परिवार के लोग क्या सोचते हैं? मजदूर कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं पूरा करके आना, भगवान का घर पूरा करके आना। ये सारा देश यहाँ आकर इकट्ठा हो गया है। जी, इसके निर्माण में धन चाहिए था, देश की 10 करोड़ जनता ने स्वेच्छा से समर्पण किया है, स्वेच्छा। जी, यह मंदिर राष्ट्र की सामूहिकता का प्रकटीकरण है। अगर हम इसके वास्तुशिल्प की चर्चा करें तो इसमें नागर शैली में ये राम मंदिर बन रहा है, पर द्रविड़ शैली का भी कुछ प्रभाव इस पर नजर आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें नागर शैली क्या होती है, देखिए ये तो वही जानेंगे जो अध्येता लोग हैं। जी, मैंने तो सुना है कि उत्तर भारतीय नागर शैली में बन रहा है। जी, दक्षिण की शैली अलग होती है, लेकिन अनेक लोगों ने कहा है कि नहीं, इसमें सभी प्रकार की शैलियों का समुच्चय है। अब इतनी माइन्यूट बात है ये, जिसके लिए मुझे आगे नहीं आना चाहिए और सबकी बात को मान लेना चाहिए। जी जी जी, यानी कि भारत की जो बहुरंगी संस्कृति है उसका पूरा चित्रण इस मंदिर में देखने को मिलता है। 100%। कभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, भारतीय संस्कृति का पूरा चित्रण किसी भी युग का हो,
वो यहाँ दिखाई देगा। वो मूर्तियों के रूप में दिखाई देगा। भारतीय संस्कृति, भगवान राम का समग्र जीवन यहाँ मूर्तियों के द्वारा जनता दर्शन कर पाएगी। उनके जीवन की समस्त लीलाएं यहाँ दिखाई देंगी। ये तो आपने चित्रण इसका किया। ये 70 एकड़ की जो भूमि है उस पर एक इतने विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव हैं, तो कैसे अनुभव रहे? इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, पूरे देश से करोड़ों के डोनेशंस आ रहे हैं, सारे भक्तजन पूरे देश से बल्कि विश्व से भी लोगों ने अपनी अपनी जो भी यथासंभव योगदान है वो दिया है। कैसा अनुभव रहा और कितना चुनौतीपूर्ण रहा इस मंदिर का निर्माण कराना आपके लिए? ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि लार्सन टुब्रो इसके मुख्य कॉन्ट्रैक्टर बन गए जी। उन्होंने स्वीकार कर लिया। इतनी बड़ी ख्याति नाम इंजीनियरिंग ग्रुप, ये देश के लिए एक इज्जत की बात थी। दूसरा, उनके सहयोगी सलाहकार के रूप में टाटा ने स्वीकार कर लिया अपने को। लेकिन एक और बड़ी महत्व की बात थी कि कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नृपेंद्र मिश्री, जो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव हुआ करते थे। हमारे लोग भी इंजीनियरिंग ग्रुप था। एक चुनौती आ गई थी फाउंडेशन। आधुनिक पद्धति से फाउंडेशन बनाने के प्रयास हुए, लेकिन उस पर सबकी सहमति नहीं थी। जमीन के अध्ययन से पाया गया कि जमीन में अच्छी ताकत वाली मिट्टी नहीं है, डेब्रिश है, लूज सैंड है जी। इसलिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, सीबीआरआई रुड़की, लार्सन टुब्रो टाटा के रिटायर्ड बड़े बड़े सीनियर इंजीनियर्स, एनआईटी सूरत के डायरेक्टर, ये इतनी बड़ी भारत का इंजीनियरिंग ब्रेन, उनके कलेक्टिव विजडम का ये परिणाम है कि हम जमीन को एक बहुत विशाल भूमि के टुकड़े को आर्टिफिशियल रॉक में हम बदलने में सफल हो गए। जमीन के नीचे 14 मीटर गहराई तक एक आर्टिफिशियल रॉक इन इंजीनियर्स ने अपने कलेक्टिव विजडम के आधार पर निर्णय किया। एल&टी ने उसको एग्जीक्यूट किया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको पूरा करने में अगर मैं कहूँ जुलाई 2020 से शुरू किया जाए तो हम 1 साल से अधिक समय में इसको अचीव कर पाए। फाउंडेशन इट वॉज चैलेंज। आज हम कह सकते हैं कि हमने जमीन में एक ऐसी चट्टान निर्मित कर दी है जो अनंत काल तक मंदिर को अपने कंधों पर टिकाए रखेगी। बहुत आपको इसमें शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और तमाम अखबारों में, मीडिया में छाया हुआ है श्री राम का ये मंदिर, जिसका अब भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है और 22 जनवरी के कार्यक्रम के ऊपर पूरे विश्व की नज़र है। कुछ चर्चा कर ली जाए इतने बड़े आयोजन की विशिष्टताओं पर। आपसे जानना चाहूँगी किन मामलों में विशिष्ट होने वाला है ये आयोजन जिस पर विश्व की निगाह टिकी है? देखिए, एक दिन हमारे कार्यकर्ता लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे और वो चर्चा थी कि ये कोई प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कोई राजनीतिक दल का आयोजन नहीं है और किसी औद्योगिक घराने का भी कोई उत्सव नहीं है। और कलयुग में एक वातावरण बनाया गया है कि धर्म ये अफीम जैसी है, परंतु इतने बड़े आयोजन में कम से कम 20 से भी अधिक चार्टर्ड प्लेन अयोध्या में आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 4000 साधु, देश की न्यूनतम 125 आध्यात्मिक परंपराओं के अनुयायी संत महात्मा और खेल जगत, वैज्ञानिक जगत, कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, मीडिया हाउसेस, पराक्रम दिखाने वाले सैनिक, सैनिकों के परिवारीजन, राजदूत, प्रशासनिक अधिकारी, जिनको कभी देश ने पद्मश्री दिए, ऐसे लोगों के कुछ लोग ऐसी श्रेणी के जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, उनके आज की संतानों के कुछ परिवारीजन, एक बहुत बड़ा 17-18 प्रकार के श्रेणी कैटेगरीज समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं। ये अपने में दुर्लभ
जो कभी नहीं हुआ होगा। जी, सरकार कर सकती है, परंतु ये तो एक मंदिर के शिलान्यास पर हो रहा है। ये समाज के अंदर की आनंद अनुभूति का ये प्रकटीकरण होगा। सारा राष्ट्र, संपूर्ण भारत का एक लघु चित्र यहाँ देखने को मिलेगा। आपने बड़ी बात कही है कि आम जन, भारत के जन जन के सहयोग से और योगदान से इस मंदिर के निर्माण की जो चित्र सामने आया है वो पूरे लघु भारत को चित्रित करता है। लेकिन आपने कहा कि सरकार अगर करती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ये हम सब लोग मिलकर आम जन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी मंदिर के भूमि पूजन के लिए भी आए थे और अब 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी वे मुख्य यजमान हैं, तो इसके पीछे कोई खास कारण है? सरकार के सबसे बड़े नुमाइंदे के रूप में वो यहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, 2020 में तो कोरोना काल था। मनुष्य के सामने निरोग और स्वस्थ रहना ये वरीयता थी। आज वैसा संकट नहीं है। और वर्तमान जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने के पूर्व का उनका जीवन इस राम जन्मभूमि आंदोलन का अंग है। मैं याद करता हूँ 1982-83 के काल से प्रारंभ करके और 1992 के काल तक, मैं उनके उस काल को भी देखता हूँ जब वो आडवाणी जी की जन जागरण यात्रा के संयोजक बने। मैं उसको भी देखता हूँ जब जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की जोशी जी की यात्रा का भी उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। तो उनका पूरा जीवन राष्ट्र के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा में है। उनके आने से, प्रधानमंत्री बनने से दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत को 4 चांद लगे हैं, ऐसा मेरा विचार है और भारत का भी यही विचार होगा। संपूर्ण भारत का नौजवान ऐसा ही सोचता होगा। उनका आना बहुत महत्वपूर्ण है। जी, निसंदेह प्रधानमंत्री जी का आना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अयोध्या में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं इस मंदिर के निर्माण के साथ। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर बन चुका है और जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी को करना है 30 तारीख को। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। तो आपको लगता है कि विश्व परिदृश्य पर जो है वो अयोध्या की छवि कितनी बदली है और भारत की छवि इस मंदिर निर्माण से कितनी बदली है, विशेष रूप से अगर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? ये तो सारी दुनिया अनुभव कर रही होगी। दुनिया में रहने वाला भारतीय, अरब देशों में रहने वाला भारतीय बताएगा कि उनके सम्मान में वहाँ उनको किस रूप में देखा जाने लगा है। सब लोग भारतीयों को दुनिया के देश इज्जत के साथ देखने लगे हैं। भारत के गांव-गांव में एक उत्साह का निर्माण हुआ है, निराशा समाप्त हुई है, सर्वत्र उत्साह है। तो जब आदमी के जीवन में से निराशा निकल जाती है तो मनुष्य अपनी शक्ति से ज्यादा काम करता है। जी, अगर मनुष्यों का समुदाय एकजुट हो जाए तो काम करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसके दर्शन आज भारत में हो रहे हैं। अयोध्या में सारा दुनिया आने लगी है। सरकारों का कर्तव्य है, अगर फुटफॉल ज्यादा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, तो जन सुविधाएं भी बढ़ाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम ही है और इसलिए आवागमन के साधन बढ़े। हवाई अड्डा अगर बन रहा है तो आवागमन का साधन, रेलवे स्टेशन अगर अपना अपग्रेडिंग कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है, ट्रैक बढ़ा रहा है, ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है, इसका अर्थ उनको पता है कि यहाँ कितनी जनता आएगी। रेलवे सर्वसामान्य नागरिकों का साधन है। जी, सड़कें चौड़ी हो रही है क्योंकि 4 व्हीलर्स की संख्या 100 गुना बढ़ गई होगी, पार्किंग बढ़ रहे हैं। तो ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो जनता के फुटफॉल के अनुसार है और ये कहीं रुक नहीं रहा है। ये इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इसके कारण अयोध्या का दृश्य बदल रहा है। जी, मैं आपसे एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूंगी कि मंदिर निर्माण के साथ मंदिर आंदोलन भी पूर्णाहुति की ओर अब है, इसके बाद क्या? देखिए, मुझे तो इसका उत्तर देने का अधिकार नहीं है। हम जब इस आंदोलन से जोड़े गए थे तब हमारी उम्र 40 साल भी नहीं थी। आज दुगनी हो गई, जब जितनी उम्र में थे आज उससे दुगने हो गए। तो इतने साल तक यहाँ हजारों लोगों ने निरंतर प्रयास किया है। इसलिए भविष्य क्या है? भविष्य तो मैं समझता हूँ समाज पर निर्भर करेगा। समाज आनंद और उत्साह से भरपूर है तो भविष्य अच्छा है।
जी। समाज अगर निराश रहेगा तो भविष्य अच्छा नहीं है, लेकिन समाज के अंदर तो आत्मविश्वास जग रहा है तो भविष्य बहुत अच्छा है। जी, अब चलते चलते अंतिम प्रश्न ये है कि 22 जनवरी का जो इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के डिग्निटरीज के आने की संभावना है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप व्यवस्था को बनाने के लिए, या और कुछ भी अगर आप कुछ कहना चाहें? इतना ही निवेदन है, 22 जनवरी को देश के प्रत्येक मंदिर में समाज उसी प्रकार का आनंद मनाए जैसा अयोध्या में होगा। आरती, प्रसाद, सूर्यास्त के समय दीप मालिका, देश के कम से कम 5 लाख मंदिरों की जनता 22 तारीख को 5 लाख मोहल्लों में अगर ये आनंद मनाएगी, भारत की सांस्कृतिक एकात्मता का दर्शन दुनिया को हो सकेगा। आदरणीय चंपत राय जी, आकाशवाणी के लिए इस विशेष इंटरव्यू के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सामाजिक समरसता का प्रतीक श्री राम मंदिर अयोध्या इस विषय पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय से मीनू खरे की विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।